नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएशन। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से हायर पेंशन की इस लड़ाई में पेंशनर्स एकजुट होकर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स को किस तरह से पत्र लिख रहे हैं, अपने इश्यूज को बड़े लेवल पे किस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं। दोस्तों, हायर पेंशन में बहुत अन्याय चल रहा है, आप सबको पता है। एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के फॉर्म फटाफट तरीके से रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। लोगों को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके वजह से लोग पैसे जमा ही नहीं कर पा रहे। अमाउंट इतने बड़े हो जा रहे हैं जो भरने हैं, वो इतने बड़े हो जा रहे हैं कि लोग पैसा ही नहीं जमा पा रहे। और पैसा ना जमाने की वजह से जो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट्स उनको हायर पेंशन के फॉर्म में मिलने वाला था, वो नहीं अवेल कर पा रहा। उसी के साथ-साथ दोस्तों, जब पैसा लिया जाता है, तब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लेकिन जब पैसा दिया जाता है, तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता और लोगों को इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो कि इंटरेस्ट लेना है और दूसरी तरफ आप ये बोलते हो कि जब एरियर्स देना है, तब इंटरेस्ट नहीं देना है। ये ऐसे कई सारे डिविजन्स हैं, जहां पर लोगों के साथ अन्याय होते हुए दिख रहा है। और ये सारी चीजें पता है क्यों हो रही है? सिर्फ छोटी-छोटी टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफओ के जो होता है, उनके एक मेंबर थे हरभजन सिंह सिद्धू। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को जो पत्र लिखा था, वो हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि सीबीटी मेंबर्स जो है, उनको खुद लगता है कि ईपीएफओ सही जस्टिस नहीं कर पा रहा सीनियर सिटीजन के साथ, और इसीलिए उन्होंने खुद होकर लेबर मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर को पत्र लिखा था। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कदम था, लेकिन सिर्फ उस स्टेप पे बात नहीं रुकती। पेंशनर्स एकजुट होकर खुद भी ऐसे पत्र अलग अलग मिनिस्ट्रीज को लिख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पर तो इम्पैक्ट बनेगा। दोस्तों, पेड़ को पत्थर मारेंगे तो फल खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो नहीं पता, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पत्थर बिल्कुल तबीयत से उछालें। और दोस्तों, इसीलिए इस पत्थर को तबीयत से उछाला जा रहा है। यहां पर सराहना करनी होगी सेल बीएसपी पेंशनर्स एसोसिएशन की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो एक्स पेंशनर्स है या एक्स एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने अपना खुद का एक गुड बनाया हुआ है, एक एसोसिएशन बनाया है, और उसके तहत ये बहुत जोरदार तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं का पत्र दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पत्र इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी की अगर कोर्ट में केस चल रही होगी, तो यहां से मुद्दे उठाकर वो अपने केस में इनको ऐड कर सकता है और अपनी केस को फोर्टिफाई कर सकता है, मजबूत कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह का पत्र यहां पर सेल बीएसपी पेंशनर एसोसिएशन ने मिनिस्टर्स को लिखा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पत्र को पढ़े आगे बढ़े, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने अगर आज तक वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैल्यू एडिशन सीनियर सिटीजन की मदद का चैनल है, उनका चैनल है, उनके फायदे का चैनल है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, आपको अपडेटेड रखते हैं आज की इस दुनिया में। तो दोस्तों, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों, हम तो जंग लड़ रहे हैं, हम तो ये फाइट लड़ रहे हैं, उसमें बहुत एक्टिव हिस्सा ले रहे हैं कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो ना हो, और उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं वो हम लोगों के सामने ला रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसके लिए किया जाना चाहिए, और हर्षवर्धन पडोले वैल्यू एडिशन के तहत इसका इस्तेमाल कर रहा है, आपके सामने इस इंफॉर्मेशन को ला रहा है, और आप सबको एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़िए, अपनी अपनी लड़ाई लड़िए। उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये एफर्ट हमारा सही लगता है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आज का जो पत्र जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो किस तरह से लिखा गया। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पत्र लिखा है सेल बीएसपी पेंशनर एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट है श्री एके तिवारी। ये एक्स चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं सेल में। इनके जो सेक्रेटरी है वो है मिस्टर बीएन अग्रवाल, और वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर विप्लव देव। अब दोस्तों, ये लेटर 1 अप्रैल 2026 को लिखा गया है, भिलाई से लिखा गया है। और भिलाई इसलिए क्योंकि स्टील अथॉरिटी का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो भिलाई में ही है शायद, और इसीलिए वहां से लेटर लिखा गया है। ये पत्र इन्होंने लिखा है श्री राजनाथ सिंह जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। सब्जेक्ट है अर्जेंट मिनिस्ट्रियल इंटरवेंशन रिगार्डिंग सिस्टमिक ऑब्स्ट्रक्शन बाय ईपीएफओ इन ग्रांटिंग पेंशन ऑन हायर वेजेस टू सीनियर सिटीजन। ने बोला है कि सिस्टमिक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जा रहा है ईपीएफओ के तहत, ताकि लोगों को हायर पेंशन ना मिले। इसके लिए मिनिस्ट्रियल इंटरवेंशन की जरूरत है, यहाँ पर मिनिस्टर को हस्तक्षेप करने की जरूरत है, और इसलिए पत्र लिखा गया है। Respected sir, on behalf of approximately 1 million retired employees from exempted establishment across India, we submit this memorandum to seek your urgent intervention against an escalating administrative crisis.
दोस्तों यहाँ पर लेटर हेड भले ही सील वालों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन ये पत्र इन्होंने तकरीबन 10 लाख लोगों के बिहाफ पर लिखा गया, सारे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के जो एम्प्लॉइज है उनके बिहाफ पर यहाँ पर लिखा है। Despite definitive mandates from Honorable Supreme Court, the EPFO is currently engaged in a pattern of procedural evasion that denied senior citizens their statutory right to a pension on higher wages. यहाँ पर लिखा गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत डेफिनेटिव था, फाइनल था, लेकिन फिर भी ईपीएफओ ने एक पैटर्न बना लिया प्रोसीजर को फॉलो करते करते इवेड करने का, कि प्रोसीजर दिखाओ, रूल्स दिखाओ और इवेड कर दो। किस चीज को इवेड कर दो? सिटीजन्स के राइट को इवेड कर दो कि वो हायर पेंशन ले ही ना पाए। As architects of India's industrial foundation, we find ourselves in our twilight years navigating a litigation trap set by the very institution designed to ensure our social security. We urge you to champion our cause within the Union Cabinet to align the EPFO's action with the government missions of minimum government, maximum governance. दोस्तों यहाँ पर बहुत इमोशनल गुहार इन्होंने की गई है कि भाई पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं इस देश के डेवलपमेंट का। हमने नींव फॉर्म की थी इस देश को डेवलप करने के लिए, जो क्रिटिकल कैपिटल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश को लगता है, जो ऐसी ऐसी मशीनरी का गुड एक ढांचा लगता है देश को, जो शायद इंपोर्ट करने पे बहुत महंगा हो सकता है या उसको फॉरेन के देश हमको उस टेक्नोलॉजी को देंगे ही नहीं। ऐसे केसेस में पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज बहुत मेहनत से टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं, देश की मदद करते हैं, लेकिन आज जब उनका संध्या काल चल रहा है, उनके जीवन का संध्या काल चल रहा है, रिटायरमेंट के बाद का समय चल रहा है, तब एक लिटिगेशन ट्रैप सेट कर दिया ईपीएफओ ने। और दोस्तों ईपीएफओ है क्या? ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ने बनाया था सोशल वेलफेयर के लिए। उसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ट्रैप क्रिएट करके सारे सोशल वेलफेयर को खत्म करने की यहाँ पर जिम्मा उठा लिया। दोस्तों मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि ईपीएफओ एक्चुअली एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आज के इन फाइनेंशियल टर्म्स में जब 6% इंटरेस्ट देना सरकार को मुश्किल हो सकता है, वहां पर ईपीएफओ 8.5% से 8% तक का इंटरेस्ट हर साल अपने लोगों को देता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर उनसे इस तरह का काम हो जा रहा है कि जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और जिसके ऊपर एक्चुअली सवाल उठाने चाहिए। तो एक तरफ तो हमको ईपीएफओ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कुछ काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जब अप्रिसिएशन लेने की तैयारी है तो क्रिटिसिज्म लेने की तैयारी भी होनी चाहिए, और वही क्रिटिसिज्म यहाँ पर इस पत्र में किया जा रहा है, जो बहुत फ्रूटफुल क्रिटिसिज्म है। इससे किसी की मानहानि नहीं की जा रही, लेकिन इससे समाज को या समाज की आवाज को ईपीएफओ तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनका जमीर शायद झकझोर जाए और लोगों का वेलफेयर करने की मेंटेलिटी और स्ट्रांग हो जाए। और इसीलिए राजनाथ सिंह जी से यहाँ पर गुहार की गई है कि आप यूनियन कैबिनेट में इस इशू को उठाइए। और सरकार ने जो एक फंडा दिया था कि भाई मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मिशन सरकार ने खुद के लिए सेट किया था, उसको पूरा किया जाए और ये जो गवर्नमेंटल इंटरवेंशन यहाँ पर आ रहा है उसको हटाए। कुछ एग्जीक्यूटिव समरी इन्होंने यहाँ पर दी है, उसको एक एक करके देखेंगे। इन्होंने पहला मुद्दा यहाँ पर उठाया स्टैट्यूटरी पैरिटी ऑफ एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स एट पार है बाकी सारे उन ऑर्गेनाइजेशन से जिनका ईपीएस का फंड या ईपीएफ का फंड ईपीएफओ खुद मेंटेन करता है। अंडर सेक्शन 17(1) ऑफ ईपीएफ एक्ट, exemptions apply solely to the management of PF trust. The employees pension scheme remains a centrally managed, a singular pool. Statutory safeguard clauses mandate that any beneficial amendment applies automatically to all members, overriding restrictive internal trust rules. Section 17 ईपीएफ एक्ट का कहता है कि एग्जेम्पशन जो दिया गया है वो पीएफ ट्रस्ट को दिया गया है, ना कि उसके ट्रस्ट रूल्स को या ईपीएस के लिए। पीएफ के लिए दिया गया था दोस्तों, ईपीएस के लिए एग्जेम्पशन वैसे भी नहीं दिया गया था, वो मैंडेटेड था। क्यों? क्योंकि जब ईपीएफ में अमेंडमेंट लाया गया, ईपीएफ एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया और ईपीएस के प्रोविजन वहां पर डाले गए, तो बाय डिफॉल्ट एक बेनिफिशियल लॉ जब भी ईपीएफ के प्रोविजंस में आता है तो वो बाय डिफॉल्ट अप्लीकेबल हो जाता है। ये ईपीएफ में क्लियरली लिखा है कि अगर ऐसा कोई भी बदलाव आता है एक्ट में, प्रोविडेंट फंड के एक्ट में, और वो बेनिफिशियल है, सोशली वेलफेयर के लिए बना गया है, तो बाय डिफॉल्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसा ईपीएफ एक्ट में लिखा है। वही यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक सेफगार्ड क्लॉज है जो लिखता है कि अगर कोई भी बेनिफिशियल अमेंडमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली ऑल मेंबर्स को वो अप्लीकेबल हो जाता है, और इसमें इंटरनल ट्रस्ट रूल उसको हिंडर नहीं कर सकते, ओवरराइड हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट मैंडेट वन सिंगल क्लास। In EPFO versus Sunil Kumar B case, the Apex Court explicitly ruled that employees of exempted and unexempted establishments constitute one single class for pension purpose. Any administrative subclassification is a direct violation of Article 14 of Constitution.
एपेक्स कोर्ट ने बहुत क्लियर तरह से कहा है कि एग्जेम्प्टेड हो या अनएग्जेम्प्टेड हो, सबको एक क्लास करके कंसिडर करो, क्योंकि सबको पेंशन मिलनी है, सोशल वेलफेयर सबके लिए इकट्ठा ही होगा। और इसीलिए किसी भी तरह का अगर यहाँ पर सब डिवीजन हो जाता है, सब क्लासिफिकेशन हो जाता है, तो डायरेक्ट वायलेशन करता है आर्टिकल 14 का, मतलब कि राइट टू इक्वलिटी। संविधान हमको हक देता है बराबर अधिकार का, राइट टू इक्वलिटी हमको देता है, और उसका वायलेशन होगा। और ये लोग नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है 2022 में। तीसरा मुद्दा है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव इवेजन वाया जनवरी 18, 2025 सर्कुलर डिफाइनिंग द एपेक्स कोर्ट मैंडेट्स। The EPFO issued a circular on 18/1/2025 inventing technical caveats to disqualify retirees based on internal PF trust rules. This has created a legal class within class, leading to arbitrary rejections of identically situated pensioners, as some retirees are granted pension while identically situated peers are rejected. This is not merely illegal, it is deeply unfair. इन्होंने कहा है कि 18 जनवरी 2025 को ईपीएफओ ने सर्कुलर निकाला, जहां पर पीएफ ट्रस्ट की बात करके एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉयज का फॉर्म रिजेक्ट करने का एक बहुत बड़ा सा बेस फॉर्म हुआ था। और ये जो बेस फॉर्म हो गया था, इसकी वजह से दो क्लासेस बन गए, वो लोग जिनको पेंशन मिलेगी, वो लोग जिनको पेंशन नहीं मिलेगी। और पेंशन ना मिलने का जो कारण था वो बहुत ही फ्रिवलस था, जो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली वन सिंगल क्लास की बात की थी। और इसीलिए कुछ ऐसे डिविजन्स हो चुके हैं जहां पर कुछ लोगों को पेंशन मिल रही है और कुछ लोगों को नहीं मिल रही है। दिस इज नॉट मेयरली इलीगल, ये एक्चुअली डीपली अनफेयर है। दोस्तों, इस लेटर के जो मुद्दे हैं इतने सटीक तरीके से बताए गए हैं कि आप अगर खुद हाईकोर्ट में जाके केस लड़ रहे हैं तो आप इन मुद्दों को इसी तरह से डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसको अपने पिटीशन में डाल सकते हैं, जिससे आपका पिटीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और इसीलिए अपडेट में लाता हूं, वरना किसी एक बॉडी का लेटर मैं आपके साथ क्यों शेयर करूंगा, क्योंकि वहां पर हमको मिलते हैं मुद्दे। इसलिए दोस्तों, हर तरह की इंफॉर्मेशन, छोटी हो बड़ी हो, वैलिडेशन आपके लिए लाएगा, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से आपको एक सॉलिड ग्राउंडिंग मिलेगी अपना केस लड़ने के लिए। और दोस्तों, जब जब लोग केस जीतते हैं, जब जब लोगों को पेंशन मिलती है, तो हमसे ज्यादा खुश यहाँ पर कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है। फिर से एक बार गुजारिश करूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बस एक छोटा सा क्लिक करना है और काम हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल रिप्रिमांड एंड हॉस्टाइल टेनर, इस पॉइंट में कहा है, इन लेट 2025 द हाई कोर्ट्स ऑफ मद्रास एंड कलकत्ता स्क्वैश्ड द 18/1/2025 सर्कुलर condemning the EPFO's hostile tenor and abuse of process of law. Despite this rebuke, EPFO continues to prioritize institutional ego over judicial clarity. दोस्तों, यहां पर बोला है कि मद्रास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट ने दो शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है हॉस्टाइल टेन्योर और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। कोर्ट्स को भी ये लगता है कि ईपीएफओ बहुत हॉस्टाइल हो गया, एक इगोइस्टिक मोड में आ गया कि अब तो नहीं देंगे पेंशन, चाहे कुछ भी हो जाए अब नहीं देंगे। कोर्ट में आ गए, अब तो पक्का नहीं देंगे। ये जो टेनर है, ये जो बात करने का तरीका ईपीएफओ का बन चुका है, ये हॉस्टाइल है। किसके अगेंस्ट हॉस्टाइल है? जिनको सर्व करने का उनको मैंडेट मिला है, सीनियर सिटीजन को सर्व करने का मैंडेट मिला है, उनको मेंबर्स को सर्व करने का मैंडेट मिला है। और ईपीएफओ मेंबर्स के साथ ही इस तरह का हॉस्टाइल टेनर हो चुका है और प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज किया जा रहा है। बार बार लिटिगेशन में आके उसको कोर्ट केसेस में लोगों को फंसा देके अब्यूज किया जा रहा है, और जो खुद का इंस्टीट्यूशनल ईगो है उसको जुडिशियल क्लैरिटी के ऊपर रख के काम किया जा रहा है। अब ये कितना सही है, इसके जज तो आप ही लोग हैं। वायलेशन ऑफ नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, द ईपीएफओ स्ट्रेटेजी ऑफ एट्रिशन बाय मोर्टेलिटी forcing 70-year-olds into endless appeals contravenes the directive for effective management of litigation issued by government on 4/4/2025. Still, EPFO continues to perpetuate a culture of recurrent litigation. This strategy of litigation for sake of litigation drains the exchequer and mocks the ease of living mandate for senior citizen. दोस्तों, सरकार ने 4/4/2025 मतलब कि 4 अप्रैल 2025 को एक डायरेक्टिव इशू किया था। वो क्या था? डायरेक्टिव फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लिटिगेशन, जिसमें बहुत क्लियर कहा था कि अगर कुछ हाई लेवल कोर्ट, जैसे कि हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी चीज पे क्लैरिटी दे दी है, एक मैंडेट उसके ऊपर आ चुका है, तो बार बार उस टॉपिक को परस्यू ना किया जाए। जो जुडिशियल क्लैरिटी आ रही है उसको मान लिया जाए और आगे बढ़ा जाए, ताकि दो चीजें हो सके। पहले तो खर्चा कम किया जा सके। एक आम इंसान टैक्स भरता है और उसी टैक्स के पैसे को इस्तेमाल करके उसी के खिलाफ लगाया जा रहा है, ये एक्चुअली सही नहीं होता। ऐसा सरकार का उस टाइम पे मानना था।
कि लोगों का टैक्स लेके लोगों के खिलाफ ही केस लड़ते रहो, उन्हीं का बेनिफिट खा जाओ, जबकि कोर्ट ने बहुत क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि क्या पोजीशन है, किसके फेवर में जानी चाहिए, तो वो ना किया जाए। और अभी जो ईपीएफओ कर रहा है वो सिर्फ लिटिगेशन फॉर द सेक ऑफ लिटिगेशन है। केस करना है करके केस किया जा रहा है, ये सही नहीं है। इससे जो ईज ऑफ लिविंग मैंडेट है कि लोगों की जिंदगी आपको आसान करनी है, उसका जो मैंडेट सरकार ने दिया था वो वॉलेट हो रहा है, वो इस पॉइंट में कह रहा है और इसको डेफिनेटली हर किसी ने अपने हाईकोर्ट पिटिशन में डालना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फाइनेंशियल डेफिसिट फैलेसी, the EPFO's primary internal justification for obstruction is a projected financial deficit. However, Honorable Supreme Court has already addressed this in Sunil Kumar's judgment, clarifying that financial implication cannot override statutory rights. Furthermore, the pension fund is a perpetual fund sustained by ongoing contribution from a massive workforce. To penalize retirees for the EPFO's failure to maintain a professional financial standards over decades is legally untenable. A perceived deficit is an administrative challenge for the government to solve through fund management. It is not a legal ground to deny rights or retirees their vested rights. दोस्तों क्या सुंदर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट इस पत्र में दिया गया है। ये कहते हैं कि ईपीएफओ बार बार कहता है कि फाइनेंशियल डेफिसिट चल रहा है, इतना पैसा ही नहीं ईपीएफओ के पास में कि वो हायर पेंशन दे सके, जबकि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार जजमेंट में बहुत डिटेल में स्टडी किया था और क्लियरली कहा था कि भाई फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है, आप नहीं दे पाएंगे बात बराबर है, लेकिन इसके लिए आप जो स्टैट्यूटरी राइट्स लोगों को मिले हुए हैं, जो बेनिफिशियल वेलफेयर राइट्स लोगों को मिले हुए हैं, उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। भाई आपके पास पैसा नहीं है तो ये तो आपकी गलती है ना, क्योंकि आपने जितना पैसा लोगों को मांगा था, लोगों ने पैसा आपको दिया। अगर आप उसको फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पा रहे तो ये किसकी गलती है? और आपकी गलती के लिए हम सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर सजा क्यों दें? ये कोर्ट ने 2022 के जजमेंट में कहा था, यहाँ पर बहुत क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है। और सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई इस फंड को सही तरह से मैनेज करें। और इस फंड की एक खासियत बात, इस फंड में बहुत मासिव वर्कफोर्स, बहुत लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग, इनफैक्ट करोड़ों लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं फंड देने के लिए। और ये परपेचुअल फंड है, खत्म होने वाला फंड नहीं है। ये स्कीम्स जब तक चलती रहेंगी तब तक लोग देते रहेंगे। कल जिसने पैसे भरे थे वो आज पेंशन लेगा, जो आज पैसे भर रहा है वो कल पेंशन लेगा। ये परपेचुअल स्कीम्स है, बहुत लॉन्ग टर्म की स्कीम्स है, और इसीलिए अभी भी समय है कि उस फंड को सही तरह से मैनेज करके उसके रिटर्न सही किया जाए, तो वो सरकार को करना चाहिए। आप फंड मैनेज नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप लोगों का राइट उनको डिनाई कर देंगे, ये बात सही नहीं है। ये इस आर्गुमेंट में कहा है और इस पॉइंट को हर किसी ने अपने पिटीशन में डालना चाहिए कि ये फाइनेंशियल डेफिसिट की जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ फैलेसी है, ये सिर्फ एक कमी है ईपीएफओ की, जो हमारे राइट को डिनाई करने के लिए सही ग्राउंड साबित नहीं होना चाहिए। The human and financial toll. The delay imposes a staggering financial penalty on retirees with interest accruals reaching approximately up to 40,000 per month. For those surviving on a pittance of 2,000 to 5,000, this is not just an administrative delay, it is a financial strangulation. Tragically, many pensioners have already passed away during this long wait. Those of us remaining live with the fear that we may die before receiving justice. दोस्तों बात सिर्फ इस बात की नहीं कि आपका राइट डिनाई कर दिया, कल अगर आप वो हक दे भी देंगे तो भी लोग पैसा नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हर महीने जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है वो तकरीबन 40,000 रुपए महीने का इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। और इन लोगों का पेंशन कितना दे रहे हो? 2,000 से 5,000 रुपए का पेंशन दे रहे हो। तो इन लोगों से क्या आपकी उम्मीद है कि इतना बड़ा बड़ा बर्डन ये लोग कहाँ से पैसा जमा के देंगे? जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, अगर किसी को 2026 में 20 से 25 लाख रुपए भरने होंगे, यही केसेस दो साल चल गए तो वही 20 से 25 लाख 30 से 35 लाख बन जाएंगे। वो आदमी पैसा कहाँ से लाएगा? और जब वो पैसा लाएगा नहीं तो आप उसका गला घोट रहे हो फाइनेंशियली। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन, और वही यहाँ पर लिखा गया है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं और बहुत सारे लोग जो जिंदा हैं उनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि इसका कोई सोल्यूशन आएगा, और ये बहुत ही निराशाजनक परिस्थिति यहाँ पर बन चुकी है। प्रेयर्स फॉर कैबिनेट इंटरवेंशन। वी रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट द यूनियन कैबिनेट टू डायरेक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू rescind the 18/1/2025 circular, immediately withdraw the unlawful guidelines that seek to bypass Supreme Court directions. ऐसे सर्कुलर को इमीडिएटली निकाल देना चाहिए। Enforce administrative parity. Process all applications for higher pension from exempted establishments in parity with unexempted ones as mandated by law. सबको एक क्लास की तरह ट्रीट करो, exempted unexempted सबको अलग अलग नहीं रखना है, पैरिटी लाना है। Halt adversarial litigation. Implement a moratorium on filing frivolous appeals against senior citizens on settled points of law. जो कंटिन्यूस लिटिगेशन चल रहा है एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और जो लोगों को हानिकारक भी है, भाई उसको रोको। अगर एक कोर्ट ने उसका जजमेंट दे दिया, मानो और आगे बढ़ो।
बार बार जजेस की विजडम को भी चैलेंज मत करो, जजेस के जजमेंट को भी चैलेंज मत करो, और ना ही लोगों को तकलीफ दो, क्योंकि लीगल केसेस में जो आदमी फंस जाता है वो वहां से बाहर बहुत रेयरली निकलता है। इसीलिए यहाँ पर बुलाए कि हॉल्ट कीजिए ऐसे एडवर्सरी लिटिगेशन को। वेव पेनल इंटरेस्ट, ग्रांट वेवर ऑन इंटरेस्ट accumulated ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया एंड ईपीएफओ's ओन एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज। अगर ईपीएफओ लिटिगेशन में जाता है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की वजह से, अगर डिले कर रहा है तो उसके वजह से जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो एक्चुअली एम्प्लॉय के ऊपर लायबल नहीं होना चाहिए भरने के लिए, उसको रोकना चाहिए, उसको वे ऑफ कर देना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया बन चुकी है, चीजें हिल ही नहीं रही है। ओके, सरकारी बाबू लोग उसको हिलने ही नहीं दे रहे, वहीं पर पकड़ के रखा हुआ है। उसको हटाइए और लोगों को पेनल मत कीजिए। Expedite implementation, ensure the immediate issuance of demand notices and commencement of disbursement of higher pension to the senior citizens immediately। भाई सबकी पेंशन शुरू कीजिए। Conclusion, justice delayed justice delayed for a septuagenarian is a justice denied forever। दोस्तों septuagenarian मतलब 70 साल के ऊपर के लोग होते हैं यार, ऐसे लोगों को अगर आप जस्टिस डिले कर रहे हो तो जस्टिस डिनाई कर दे रहे हो। 7-8 साल में तो खुद ही वो लोग निपट जाएंगे, फिर क्या ही बचेगा। तो इस केस में तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड 100%। और यहाँ पर तो सिर्फ डिनाइड नहीं, डिनाइड फॉरएवर हो जाएगा, क्योंकि लोग रहेंगे नहीं जस्टिस लेने के लिए। वी डू नॉट सीक चैरिटी, वी सीक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एज इंटरप्रेटेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड। हम कोई यहाँ पर चैरिटी नहीं मांग रहे, हम लोगों से भीख नहीं मांग रहे, हम मदद की गुहार भी नहीं कर रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं जो कोर्ट ने हमको दिया है। वी स्पेंड अवर यूथ बिल्डिंग दिस कंट्री, वी डू नॉट वांट टू स्पेंड अवर ओल्ड एज फाइटिंग एन इंस्टीट्यूशन मेंट टू प्रोटेक्ट अस। हमने हमारी जवानी दे दी इस देश को बनाने के लिए, और हम हमारा बुढ़ापा इस बात पे खर्च नहीं करना चाहते कि उस इंस्टीट्यूशन से झगड़े जो हमारे वेलफेयर के लिए बनाया गया था। वी सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू बी आवर वॉइस इन पार्लियामेंट टू एंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट सबवर्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्डुरसी। भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव कठोरता आ गई है, जो एक कठोर स्टांस ईपीएफओ ने ले लिया है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम चाहते हैं कि मिनिस्टर साहब हमारी आवाज को पार्लियामेंट में उठाए, ताकि हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो प्रोटेक्ट किए जा सके। वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रोएक्टिव लीडरशिप इन रिस्टोरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडियाज रिटायर्ड वर्कफोर्स। बीएन अग्रवाल, सेक्रेटरी सेल बीएसपी पेंशनर एसोसिएशन। दोस्तों पत्र हमने पढ़ लिया, अब बात है धन्यवाद देने की बीएन अग्रवाल जी की और उनके टीम को, मिस्टर तिवारी जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनको, कि भाई आपने एटलीस्ट एक कदम तो उठाया और बहुत सटीक तरीके से आपने यहाँ पर पॉइंट्स रखे जो बिल्कुल सही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी, मिनिस्टर लोग इस आवाज को उठाएंगे। ऑलरेडी सीबीडी मेंबर हरभजन सिंह सिद्धू जी ने लेटर लिखा है मनसुख मंडाविया जी को, और मुझे पक्का पता है कि मंडाविया जी इसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि सरकार है वेलफेयर ओरिएंटेड, लेकिन कहीं पर शायद उनके कान तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी, तो इसी माध्यम से उनके कान तक आवाज पहुंचेगी। और हमको सरकार से बहुत अपेक्षा है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम जरूर किया जाएगा और लोगों को जस्टिस दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको बीएन अग्रवाल जी और उनकी टीम का ये एफर्ट पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके विशेष उन तक जरूर पहुंचाएंगे। उनके कई साथीदार हमारे टच में रहते हैं, वही ये सब इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं, तो आपके वेल विशेष हम उनके पास पहुंचाएंगे। तो अगर आपको ये चीज पसंद आई है, ये पत्र जो उन्होंने लिखा है वो पसंद आया है, इसका कंटेंट आपको सही लगता है, तो लिखिए थैंक यू श्री बीएन अग्रवाल, हम आपके विशेष उनके पास जरूर पहुंचा देंगे। अगर आपको इस लेटर से, इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूडेशन हो सके, उनको भी पता चले कि उम्मीद नहीं हारना है, अभी लड़ाई बाकी है। और दोस्तों आज तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा वैल्यूडेशन आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है, आपके लिए आवाज उठाने वाला चैनल है। और हर्षवर्धन पडोले आपको ये प्रॉमिस करता है कि जहां तक हो सके हम आपकी मदद करेंगे, जहां तक हो सके आपकी आवाज उठाएंगे, संविधान के दायरे में रह के जो भी किया जा सकता है वो हम करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा हक है और हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।